हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे AI की सहायता से यूपी लेखपाल का खलिहान सीरीज का यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जो आपको एकदम मूवीज की तरह सुनकर याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से किस संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को उड़ीसा यानी ओडिशा की दीवानी सदा के लिए मिल गई? सही उत्तर है इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765। अब देखिए, इतिहास की किताबों में हम दीवानी शब्द रट तो लेते हैं। हाँ, रट लेते हैं बस। लेकिन जमीनी स्तर पर इसका असली मतलब क्या था? ये इतना खतरनाक क्यों था? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो ये है कि दीवानी मिलने का मतलब महज व्यापार करना नहीं था। दीवानी का मतलब था सीधे तौर पर राज्य के खजाने की चाबी पर कब्जा। अरे बाप रे! हाँ, कंपनी को अब राजस्व यानी टैक्स वसूलने का कानूनी अधिकार मिल गया था। जरा सोचिए, एक ऐसी व्यवस्था जहां कंपनी पैसा वसूल रही है, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं है उनकी। बिल्कुल कोई जिम्मेदारी नहीं। प्रशासन और न्याय की जिम्मेदारी बेचारे नवाब की, लेकिन पैसा सीधे कंपनी की जेब में। इसी बेहिसाब पैसे ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अजेय सैन्य ताकत में बदलना शुरू किया। ये तो बिना कोई काम किए मुनाफा कमाने वाली बात हो गई। एकदम। और इसी ताकत के नशे में उन्होंने जो अगली चालें चली ना, उसने नवाबों को पूरी तरह लाचार कर दिया। इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल आता है। प्रश्न 2, अवध के किस नवाब ने 1773 में वॉरेन हेस्टिंग के साथ बनारस की संधि करके प्रयागराज तथा कड़ा को अंग्रेजों से पुनः खरीदा था? सही उत्तर है शुजाउद्दौला। ये बात मुझे सच में बहुत हैरान करती है। अपनी ही जमीन को, मतलब अपने ही इलाके को एक बाहरी ताकत से वापस खरीदने की नौबत। यही वो हताशा थी जो उस दौर के शासकों और आम जनता के भीतर पनप रही थी। इसे हम एक गहरा मनोवैज्ञानिक आघात कह सकते हैं। हाँ, स्वाभिमान पर चोट। बिल्कुल। जब एक राजा खुद को इतना बेबस महसूस करे कि उसे अपना ही घर वापस खरीदने के लिए 50 लाख रुपए देने पड़े। 50 लाख उस जमाने में! जी हाँ, तो प्रजा के भीतर असंतोष उबलना तय है। ये चोट दशकों तक रिसती रही। और स्वाभिमान पर लगी इसी चोट का गुबार आखिरकार 1857 में एक सैनिक के जरिए फटा। देखते हैं अगला सवाल। प्रश्न 3, उत्तर प्रदेश निवासी किस सैनिक ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में अकेले विद्रोह करते हुए सार्जेंट लेफ्टिनेंट हेनरी बाघ की हत्या कर दी थी? सही उत्तर है मंगल पांडे। मंगल पांडे। एक अकेला सैनिक जो पूरी ब्रिटिश सत्ता की आंखों में आंखें डालकर बगावत कर देता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और मंगल पांडे का वो कदम कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। हम अक्सर पढ़ते हैं कि चर्बी वाले कारतूस इस विद्रोह का कारण थे। हाँ, बचपन से यही पढ़ा है। लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़े ना, तो कारतूस तो बस माचिस की वो तीली थे जिसने बारूद के ढेर में आग लगाई। तो असली बारूद क्या था? उसे चले आ रहे उसी आर्थिक शोषण, किसानों की बर्बादी और सैनिकों के साथ होने वाले भेदभाव से भरा हुआ था। मंगल पांडे का गुस्सा दरअसल पूरे भारतीय समाज का सामूहिक गुस्सा था, जो उस दिन बैरकपुर में फूट पड़ा। बिल्कुल। और बैरकपुर से उठे वो चिंगारी बहुत जल्द एक ऐसी आग बन गई जिसने पूरे यूपी को अपनी चपेट में ले लिया। प्रश्न 4, उत्तर प्रदेश में 10 मई 1857 को पहला स्वाधीनता संग्राम का खुला आंदोलन किस स्थान पर प्रारंभ हुआ? सही उत्तर है मेरठ। तो मेरठ छावनी से सैनिकों का ये कूच इतिहास का इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट क्यों बन गया? क्योंकि देखिए, मेरठ से दिल्ली की तरफ सैनिकों का वो कूच बहुत ही रणनीतिक था। मेरठ उस समय उत्तर भारत की सबसे बड़ी सैन्य छावनियों में से एक थी। अच्छा। जब वहां के सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों को चुनौती दी और रातों रात दिल्ली की ओर मार्च किया, तो उन्होंने केवल बगावत नहीं की। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। मतलब एक राजनीतिक सत्ता परिवर्तन। एकदम सही। इसने ब्रिटिश हुकूमत को साफ संदेश दे दिया कि ये केवल सैनिकों का असंतोष नहीं है, ये सत्ता पलटने की लड़ाई है। और सत्ता पलटने की इस लहर में पुराने शासक भी आगे आने लगे। प्रश्न 5 जून 1857 को नाना साहेब को कहां पर पेशवा घोषित किया गया था? सही उत्तर है कानपुर। जी, नाना साहेब का पेशवा घोषित होना भी उसी पुरानी व्यवस्था को वापस लाने का प्रयास था ना? बिल्कुल। नाना साहेब का पेशवा बनना अंग्रेजों की उन संधियों पर सीधा प्रहार था। वे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और अंग्रेजों ने उनका जायज हक देने से मना कर दिया था। हाँ। यह विद्रोह
उसी नाइंसाफी का जवाब था। यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी क्योंकि ये अगली बात बहुत कंफ्यूज करने वाली है। हम डलहौजी की हड़प नीति के बारे में सुनते हैं। हाँ। हमारा अगला सवाल इसी से जुड़ा है। प्रश्न 6, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी रियासत लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार के अधीन नहीं की गई थी? सही उत्तर है कानपुर। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर कानपुर इस हड़प नीति का हिस्सा नहीं था तो फिर वहां इतना बड़ा विवाद क्यों हुआ? ये एक बहुत ही बारीक ऐतिहासिक तथ्य है जहां लोग अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का तकनीकी नियम ये था कि जहां राजा का अपना सगा बेटा नहीं है, वो राज्य सीधे ब्रिटिश राज में मिला लिया जाएगा, जैसे झांसी में हुआ था। बिल्कुल। लेकिन कानपुर कोई स्वतंत्र राज्य नहीं था जिसे हड़पा जाए। वहां मुद्दा जमीन का नहीं था। तो फिर क्या था? मुद्दा पेंशन का था। अंग्रेजों ने तर्क दिया कि नाना साहेब दत्तक पुत्र हैं, इसलिए उन्हें वो भारी भरकम पेंशन नहीं मिलेगी जो उनके पिता को मिलती थी। ओ, मतलब राज्य नहीं, आर्थिक अधिकार छीने गए। जी, लेकिन नतीजा वही हुआ, एक भयंकर विद्रोह। क्या बात है! इस बारीक अंतर ने पूरे परिदृश्य को स्पष्ट कर दिया। लेकिन जब ये विद्रोह फैला तो अंग्रेजों ने भी पलटवार में पूरी ताकत झोंक दी होगी। बिल्कुल जो कि। प्रश्न 7, किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा 21 मार्च 1858 को लखनऊ पर पुनः कब्जा किया गया? सही उत्तर है कॉलिन कैम्बल। यानी 1857 की गर्मियों में शुरू हुआ विद्रोह 1858 आते आते दबने लगा था। कॉलिन कैम्बल का लखनऊ पर वो सैन्य अभियान बहुत ही खौफनाक और हिंसक था। लखनऊ उस समय विद्रोह का बहुत बड़ा केंद्र बन चुका था, जहां बेगम हजरत महल ने कमान संभाल रखी थी। जी। अंग्रेजों ने लखनऊ को वापस पाने के लिए गोरखा रेजिमेंट और अपने तोपखाने की पूरी ताकत लगा दी। वे हर क्रूर तरीका अपनाकर नियंत्रण वापस चाहते थे। यहाँ बात बहुत ही रोचक हो जाती है। अगर हम इस पूरी लड़ाई को एक फिल्म माने तो चलिए एक फ्लैश फॉरवर्ड करते हैं। 1857 के उस खून खराबे से सीधे 85 साल आगे 1942 में चलते हैं। चलिए। प्रश्न 8, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय बलिया में किसने राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की थी? सही उत्तर है चित्तू पांडे। अरे वाह! जरा सोचिए, जो चिंगारी 1857 में उठी थी वो लगभग 9 दशक बाद भी बलिया में कैसे धधक रही थी। ये यूपी के डीएनए में बसी स्वाधीनता की गहरी भूख का साक्षात प्रमाण है। चित्तू पांडे जी ने बलिया में जो किया वो अकल्पनीय था। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने महज विरोध प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि ब्रिटिश प्रशासन को उखाड़ फेंका और अपनी एक समानांतर राष्ट्रीय सरकार बना ली। जेल के ताले तोड़कर राजनीतिक कैदियों को आजाद कर दिया। क्या बात है! एकदम रियल स्वशासन। बिल्कुल, ये स्वशासन का एक जीता जागता उदाहरण था। चलिए इस फ्लैश फॉरवर्ड से वापस 1857 के उसी दौर में आते हैं, क्योंकि उस समय के कई नायक अलग अलग मोर्चों पर डटे हुए थे। प्रश्न 9, फतेहगढ़ छावनी में हुए विद्रोह 18 जून 1857 के बाद नवाब तफज्जुल हुसैन खान ने स्वयं को कहाँ का स्वतंत्र शासक घोषित किया था? सही उत्तर है फर्रुखाबाद। इस घटना से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि जैसे ही ब्रिटिश सत्ता की पकड़ कमजोर पड़ी ना, हाँ, तो हर जगह एक शक्ति का शून्य यानी पावर वैक्यूम बन गया। इस शून्य को भरने के लिए स्थानीय नवाब और जनता आगे आई। विद्रोह केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं था। फर्रुखाबाद जैसे छोटे केंद्र भी शामिल थे। एकदम सही। और इन छोटे बड़े केंद्रों के बीच कुछ ऐसे रणनीतिक गठबंधन हुए जिन्होंने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। प्रश्न 10, झांसी में 1857 के विद्रोह की नेता रानी लक्ष्मीबाई द्वारा किसके साथ मिलकर ग्वालियर पर आक्रमण 1 जून 1858 किया गया था? सही उत्तर है तात्या टोपे। इन दो महान चेहरों का एक साथ आना इतिहास का एक शानदार अध्याय है। वाकई, एक तरफ तात्या टोपे जो गुरिल्ला युद्ध यानी छापामार लड़ाई के उस्ताद थी, हाँ, और दूसरी तरफ रानी लक्ष्मीबाई का अदम्य साहस। ग्वालियर पर उनका आक्रमण एक बहुत ही सोची समझी सैन्य रणनीति थी, क्योंकि ग्वालियर में एक बहुत बड़ा शस्त्रागार था। अच्छा, हथियारों का भंडार। जी, जब इन्होंने कब्जा किया तो अंग्रेजों को लगा कि बाजी उनके हाथ से निकल गई। और इस महासंग्राम की कीमत अंग्रेजों को बहुत भारी चुकानी पड़ी। देखते हैं प्रश्न 11, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? 1 निकलसन, 2 नील, 3 हैवलॉक, 4 लॉरेंस। सही उत्तर है 2, 3 और 4, नील, हैवलॉक और लॉरेंस।
ये बहुत बड़ा झटका था उनके लिए। मतलब नील, हैवलॉक और लॉरेंस जैसे शीर्ष अधिकारियों का मारा जाना कोई मामूली घटना नहीं थी। ये लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार के लिए स्तब्ध कर देने वाला नुकसान था। सर हेनरी लॉरेंस तो अवध के चीफ कमिश्नर थे। सबसे बड़े अधिकारी। हाँ। इन जनरलों की मौत साबित करती है कि लखनऊ की घेराबंदी कितनी भयंकर थी। इसी प्रतिरोध का सीधा नतीजा हमें अगले सवाल में दिखता है। प्रश्न 12, जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग कहां तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया? सही उत्तर है इलाहाबाद। इलाहाबाद। जरा कल्पना कीजिए, भारत का गवर्नर जनरल भागकर इलाहाबाद में शरण ले रहा है। यही एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम था। 1857 के झटके के बाद इलाहाबाद अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण ब्रिटिश प्रशासन के लिए एक नया सेफ हाउस बन गया। क्योंकि वहां नदियां थीं। बिल्कुल, गंगा और यमुना के संगम पर होने के कारण वहां रसद और फौज पहुंचाना आसान था। तो साथियों, अब तक हमने देखा कि मैदान जंग में क्या हो रहा था, लेकिन हथियारों की गूंज के बीच समाज के भीतर एक शांतिपूर्ण लड़ाई शुरू हो गई थी, विचारों की लड़ाई। जी चलिए खलिहान सीरीज के इसी वैचारिक पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 13, 1861 ईस्वी में आगरा में राधा स्वामी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सही उत्तर है शिवदयाल साहब। युद्ध के तुरंत बाद ऐसे आध्यात्मिक आंदोलनों का उठना क्या संयोग था? बिल्कुल नहीं, ये कोई संयोग नहीं था। 1857 की क्रांति कुचलने के बाद समाज में गहरी निराशा थी। लोग हताश थे। हाँ, समाज को फिर से खड़ा करने के लिए उसे भीतर से मजबूत करने की जरूरत थी। राधा स्वामी आंदोलन उसी वैचारिक पुनर्जागरण का हिस्सा था। और समाज को मजबूत करने का सबसे धारदार हथियार होती है शिक्षा। प्रश्न 14, 1898 ईस्वी में बनारस से सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है एनी बेसेंट। जी, एनी बेसेंट। एक विदेशी महिला भारत आकर शिक्षा की अलग जगाती हैं। उनका यह कदम बहुत दूरदर्शी था। उन्होंने महसूस किया कि भारतीयों को केवल पश्चिमी शिक्षा देकर आप क्लर्क तो बना सकते हैं, पर सशक्त राष्ट्र नहीं। बिल्कुल, उन्हें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली चाहिए थी जो आधुनिक विज्ञान भी पढ़ाए और भारत की अपनी प्राचीन जड़ों से भी जुड़े। अपनी जड़ों की ओर लौटने का एक और जबरदस्त उदाहरण अगले प्रश्न में है। प्रश्न 15, किसके नेतृत्व में आर्य समाज के अंतर्गत गुरुकुल विभाग की स्थापना हुई, जिसने हरिद्वार के समीप गुरुकुल की स्थापना की? सही उत्तर है ए और बी दोनों, लेखराम मुंशी और स्वामी श्रद्धानंद। गुरुकुल की इस अवधारणा ने तो शिक्षा को एकदम अलग ही दिशा दे दी। यह दरअसल लॉर्ड मेकाले की अंग्रेजी शिक्षा नीति को एक बहुत बड़ी चुनौती थी। मुंशी लेखराम और स्वामी श्रद्धानंद जी ने ऐसा ढांचा तैयार किया जहां पीढ़ी अपनी संस्कृति पर गर्व करना सीखे। ये दिमागों को आजाद करने की लड़ाई थी। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किए हैं आपने। और अगर हम एनी बेसेंट जी के उसी कॉलेज की बात करें तो उसका आगे क्या हुआ? प्रश्न 16, श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा वाराणसी में स्थापित सेंट्रल हिंदू स्कूल को किस महान व्यक्ति ने 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया? सही उत्तर है मदन मोहन मालवीय। महामना मालवीय जी। एक स्कूल का विश्वविद्यालय में बदल जाना बहुत बड़ा विजन था। ये इतिहास में एक मील का पत्थर है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय सिर्फ इमारत नहीं थी, वो स्वतंत्रता संग्राम की एक बौद्धिक नर्सरी बन गई, जहां से बड़े नेता निकले। जी, शिक्षा के जरिए जगाने के इस अभियान में मुस्लिम समाज भी आगे बढ़ रहा था। हाँ, अगला सवाल उसी पर है। प्रश्न 17, तहजीब उल अखलाक पत्रिका के माध्यम से किस मुस्लिम सुधारक ने मुस्लिम समाज के मध्य पाश्चात्य विज्ञान का प्रचार किया? सही उत्तर है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने भाप लिया था कि अगर मुस्लिम समाज केवल पारंपरिक शिक्षा तक सीमित रहा तो वो पीछे छूट जाएंगे। बिल्कुल। उनका मानना था कि आधुनिक विज्ञान को अपनाए बिना तरक्की संभव नहीं है। लेकिन उनसे जुड़ा एक बहुत ही ट्रिकी सवाल हमारे अभ्यास सेट में है। अच्छा। हाँ, प्रश्न 18, निम्नलिखित में कौन अलीगढ़ आंदोलन का सदस्य नहीं था? सही उत्तर है मोहम्मद अली जिन्ना। मुझे लगता है कि बहुत से लोग सोचेंगे कि जिन्ना तो हर मुस्लिम राजनीतिक गतिविधि का हिस्सा रहे होंगे। हाँ, ये बहुत शानदार प्रश्न है। देखिए, हम अक्सर इतिहास को एक ही चश्मे से देखते हैं। सर सैयद अहमद खान का जो अलीगढ़ आंदोलन था वो 19वीं सदी के अंत में शिक्षा पर केंद्रित था। जबकि मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना राजनीतिक सफर काफी बाद में शुरू किया। दोनों के समय काल और विचारधाराओं में जमीन आसमान का अंतर था। तो इस सब का मतलब क्या है? इसका सीधा अर्थ है कि समाज अब केवल हथियारों से नहीं, विचारों से जाग रहा था। इसी राजनीतिक चेतना ने यूपी को आजादी का हेडक्वार्टर बना दिया। बिल्कुल। प्रश्न 19,
कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में गठित 17 सदस्यीय समिति में उत्तर प्रदेश से चयनित 5 सदस्यों में कौन शामिल नहीं था? सही उत्तर है काशी प्रसाद। ये प्रश्न याद दिलाता है कि कांग्रेस हवा में नहीं बनी थी। अपने शुरुआती दिनों में ही ये उत्तर प्रदेश के बुद्धिजीवियों को साथ लेकर चल रही थी और वो अपनी पहुंच भी बढ़ा रही थी। प्रश्न 20, उत्तर प्रदेश के किस नगर में पहली बार किसी अंग्रेज जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ? सही उत्तर है प्रयागराज, 1888। जी। एक अंग्रेज को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना, ये कैसी रणनीति थी? ये कूटनीतिक समझ थी। कांग्रेस ये संदेश देना चाहती थी कि वो पूरी तरह से ब्रिटिश राज के खिलाफ नहीं है, बल्कि वे उन न्याय पसंद ब्रिटिश नागरिकों को भी साथ जोड़ना चाहते हैं जो भारतीयों के अधिकारों का समर्थन करते हैं। समावेशी राजनीति का एक और सबसे खूबसूरत उदाहरण हमारे अगले प्रश्न में है। प्रश्न 21, किस प्रथम भारतीय महिला की अध्यक्षता में कांग्रेस का 1925 का अधिवेशन कानपुर में संपन्न हुआ था? सही उत्तर है सरोजनी नायडू। भारत कोकिला सरोजनी नायडू। महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? ये कोई टोकन पद नहीं था। ये इस बात की स्वीकृति थी कि अब देश की आधी आबादी राष्ट्रीय राजनीति का नेतृत्व करेगी। अगर हम कांग्रेस की यात्रा देखें तो यूपी का रोल कितना अहम रहा है, ये अगले सवाल से साबित होता है। प्रश्न 22, उत्तर प्रदेश में 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन आयोजित हुए? सही उत्तर है 9 अधिवेशन। मतलब हर कुछ सालों में शीर्ष नेतृत्व यूपी में जमा हो रहा था। देखिए, यही बात यूपी को नर्व सेंटर बनाती है। यहीं बांटकर स्वदेशी, पूर्ण स्वराज जैसी रणनीतियां बुनी जाती थी और रणनीतियों को जमीन पर उतारने का काम भी हो रहा था। प्रश्न 23, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पहला सम्मेलन 1908 किस वर्ष संपन्न हुआ? सही उत्तर है 1908। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर भाषण देना आसान है। हाँ, पर गांव तक ले जाना मुश्किल है। बिल्कुल। यह सम्मेलन संगठन को जमीनी स्तर पर खड़ा करने का पहला ठोस कदम था। और जमीनी राजनीति और शिक्षा का अनूठा संगम 1921 में दिखता है। प्रश्न 25, बनारस में काशी विद्यापीठ की स्थापना किस वर्ष की गई? सही उत्तर है 1921। 1921 असहयोग आंदोलन का समय था, जब गांधी जी ने आह्वान किया कि छात्र सरकारी कॉलेज छोड़ दें, तो उन्हें एक राष्ट्रीय विकल्प देना जरूरी था। और वो विकल्प था काशी विद्यापीठ। एकदम सही। तो साथियों, अब तक हमारी चर्चा बंद कमरों और विश्वविद्यालयों में थी, लेकिन अब आंदोलन सड़कों और खेतों तक पहुंचने वाला था। चौरी चौरा। इस नाम ने तो पूरे आंदोलन की दिशा ही बदल दी थी। हाँ, ये घटना प्रमाण थी कि जब एक बड़ा जन आंदोलन बेकाबू हो जाता है तो क्या होता है। किसानों ने जब थाने में आग लगाई तो गांधी जी अंदर तक झकझोर गए। उन्हें लगा भीड़ हिंसक हो रही है। जी, और इसीलिए असहयोग आंदोलन रोकना पड़ा। लेकिन जन आक्रोश हमेशा हिंसक नहीं होता, कई बार ये बहुत सिनेमैटिक होता है। अच्छा, कैसे? प्रश्न 26, केसर बाग लखनऊ में किस व्यक्ति ने साइमन वापस जाओ के नारे के साथ पतंगे और गुब्बारे उड़ाए थे? सही उत्तर है खालिक जुमा। अरे वाह! जरा सोचिए, आसमान में काले गुब्बारे और पतंगे उड़ रही हैं। गो बैक साइमन, कितना शानदार तरीका है। यह वाकई एक ब्रिलियंट आइडिया था। पुलिस जमीन पर डंडे बरसा सकती थी, पर आसमान में उड़ते गुब्बारों को कैसे गिरफ्तार करती? हाँ, ये मनोवैज्ञानिक युद्ध का बहुत अभिनव तरीका था। और विरोध की ये तरीके गांवों की पगडंडियों पर भी चल रहे थे। प्रश्न 27, लखनऊ के आसपास 1920 में मदारी पासी के नेतृत्व में शुरू आंदोलन का नाम क्या था? सही उत्तर है एका आंदोलन। एका आंदोलन किसानों के अधिकारों का बड़ा संघर्ष था। लगान में वृद्धि के खिलाफ निचले तबके के किसानों को एकजुट किया गया। मतलब हाशिए पर खड़े किसान भी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। बिल्कुल। किसानों की इसी आवाज को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए एक मंच तैयार हुआ। प्रश्न 28, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1936 में स्थापित ये सभा मील का पत्थर थी। स्वामी सहजानंद ने सुनिश्चित किया कि किसानों की मांगों को मुख्य धारा की राजनीति से जोड़ दिया जाए। लेकिन इसी दौर में कुछ युवा ऐसे भी थे जो मानते थे कि आजादी केवल अहिंसा से नहीं मिलेगी। क्रांतिकारी। हाँ। प्रश्न 29, 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन कांड में निम्नलिखित में से किसको फांसी की सजा नहीं दी गई थी? सही उत्तर है राम प्रसाद खत्री। काकोरी ट्रेन एक्शन एचआरए का बहुत साहसिक कदम था।
रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान जैसे महान क्रांतिकारियों को फांसी हुई। और रामप्रसाद खत्री जी को उन्हें लंबी जेल की सजा हुई थी। इन घटनाओं ने युवाओं की रगों में नया उबाल ला दिया था। और इन क्रांतिकारियों को बचाने के लिए अदालत में भी जंग लड़ी जा रही थी। प्रश्न 30, काकोरी कांड के क्रांतिकारियों की तरफ से निःशुल्क मुकदमा किस वकील ने लड़ा था? सही उत्तर है डॉक्टर चंद्रभान गुप्त। डॉक्टर चंद्रभान गुप्त का बिना फीस लिए केस लड़ना साबित करता है कि क्रांतिकारियों को समाज के हर पेशेवर वर्ग का समर्थन प्राप्त था। इसी समय कांग्रेस के भीतर भी मंथन चल रहा था। प्रश्न 31, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त प्रांत समाजवादी दल की स्थापना में शामिल नहीं था? सही उत्तर है पंडित कमलापति त्रिपाठी। 1930 के दशक तक कई युवा नेता समाजवादी विचारधारा की ओर आकर्षित हो रहे थे। ये वैचारिक विविधता दिखाती है कि राजनीति कितनी परिपक्व हो रही थी। और इसी परिपक्वता का परीक्षण तब हुआ जब सरकारें बनाने का समय आया। प्रश्न 32, सर हैरी हैंग ने 1937 के बाद किसके नेतृत्व में अल्पमत सरकार का गठन किया था? सही उत्तर है नवाब छतारी। जरा इसे आसान भाषा में समझाइए ना, ये अल्पमत सरकार का क्या चक्कर था? देखिए, 1937 के चुनावों में कांग्रेस को भारी बहुमत मिला, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक ब्रिटिश गवर्नर अपनी वीटो शक्तियों का इस्तेमाल ना करने का वादा नहीं करेंगे, हम सरकार नहीं बनाएंगे। अच्छा, एक गतिरोध बन गया। हाँ, तो ब्रिटिश प्रशासन ने अपनी इज्जत बचाने के लिए नवाब छतारी के नेतृत्व में एक अल्पमत यानी पपेट सरकार बना दी, महज एक दिखावा। और जब ये गतिरोध टूटा और कांग्रेस की सरकारें बनी तो उन्होंने बड़े कदम उठाए। ये हमारा अंतिम प्रश्न है। प्रश्न 33, मद्य निषेध लागू करने के लिए 1 अप्रैल 1938 को उत्तर प्रदेश के किन 2 जिलों को चुना गया था? सही उत्तर है मैनपुरी और बिजनौर। ये ऐतिहासिक कदम था। स्वतंत्र प्रांतीय सरकार बनते ही शराबबंदी को प्रयोग के तौर पर लागू किया गया। मतलब अपनी आंतरिक बुराइयों को खत्म करना। बिल्कुल, ये स्वराज का पहला असली अभ्यास था। क्या बात है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।